अब तक का डेवलपमेंट देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टोन एज देखी थी जो 4000 बीसी के अराउंड तक रही थी। उसके बाद हमने चारकोलिथिक एज देखी, ये 2000 बीसी के आसपास रही थी। चारकोलिथिक के अंदर ही आती थी इंडस सिविलाइजेशन जो 2700 के आसपास फ्लॉरिश हुई थी और ये 1700 के आसपास रही थी। उसके बाद इसका डिक्लाइन हो गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम देख चुके हैं वैदिक एज जो 1500 बीसी से स्टार्ट होके 600 बीसी तक रही थी। अब 600 बीसी में या फिर 6th सेंचुरी बीसीई में तीन इवेंट्स हुए थे। सबसे पहला था फॉर्मेशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दूसरा था पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन्स, और लास्ट था राइज ऑफ मगध। और इसी के साथ साथ जितने भी वो 16 महाजनपद थे। अब जो ये मगध एम्पायर था ये अराउंड 600 बीसी के टाइम पे ही उसके आसपास ही बना था। हमने देखा था इसकी फर्स्ट डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी, और इसकी जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी नंदा डायनेस्टी जिसका डिक्लाइन हो गया था अराउंड 321 बीसीई के आसपास। 321 या 323 है, कुछ ऐसा ही था, वो देख लेना प्रीवियस वीडियोस में। अब इसके बाद का हम डेवलपमेंट देखेंगे। तो हमें पता था कि लास्ट रूलर थे धनानंद, ये मगध एम्पायर के लास्ट रूलर थे और ये नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने रिप्लेस कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें रिप्लेस करके मौर्यन एम्पायर बना दिया था। तो इस वीडियो में हम इसके आगे वाला डेवलपमेंट देखेंगे जो है मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर को पढ़ने से पहले हमें उस टाइम के एविडेंसेस देखने पड़ेंगे जो हमें यह बताते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे। तो जो हमें एविडेंसेस मिले उस टाइम के, उन्हें हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक था लिटरेरी सोर्सेज और एक था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो हमें ये दोनों एविडेंसेस पढ़ने होंगे और उसी के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, उस टाइम पे ट्रेड कैसा होता था, उस टाइम पे सोशल लाइफ लोगों की कैसी थी। इसलिए ही ये सोर्सेज पढ़ने काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब काफ़ी सिंपल है, मतलब जो कहीं कुछ लिखा हुआ हो। लिटरेरी सोर्सेज में बुक्स आती है जो अलग अलग ऑथर्स ने लिखी है उस टाइम के, और उसके बेसिस पे हम मौर्यन एम्पायर का सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल पूरा बैकग्राउंड निकाल देते हैं। तो अब हम वो लिटरेरी सोर्सेज देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी सोर्स है वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र एक बुक है जो कौटिल्य या फिर चाणक्य ने लिखी है। ये है कौटिल्य और इन्हें ही चाणक्य बोलते थे, और इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। और ये वही जेंटलमैन है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को असिस्ट करा था नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हटाने में। तो कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, और ये संस्कृत में लिखी गई थी। जो इस बुक की लैंग्वेज है ये संस्कृत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौटिल्य या चाणक्य को इंडियन मैकियावेली बोलते हैं। मैकियावेली इटालियन फिलोसोफर थे जो फेमस थे अपने पॉलिटिकल थॉट्स के लिए रेनेसा के टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर तुम्हारे पास पॉलिटिकल थॉट्स होते थे तो तुम एक तरीके से पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाते थे। तो जो मैकियावेली थे वो इटालियन फिलोसोफर थे रेनेसा के टाइम पे, इसलिए वो काफ़ी फेमस थे। तो कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली बोलते थे क्योंकि इनकी बुक अर्थशास्त्र में जितने भी इन्होंने थॉट्स दिए वो काफ़ी आगे के थे। तो ही वॉज अ पर्सन अहेड ऑफ हिज टाइम। वो हम आगे देखेंगे कि इनके क्या क्या थॉट्स थे। जो अर्थशास्त्र की मनुस्क्रिप्ट मिली थी सबसे पहले वो आर शम शास्त्री ने डिस्कवर करी थी। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। 1904 में डिस्कवर करी गई थी आर शम शास्त्री ने। तो अब तक का मैं बता देता हूँ।
कौटिल्य अर्थशास्त्र एक लिटरेरी सोर्स है जिसके बेसिस पे हम उस टाइम पे क्या क्या हुआ ये सब बता सकते हैं। ये बुक लिखी गई थी कौटिल्य या चाणक्य, जिसका असली नाम था विष्णुगुप्त। ही वॉज कॉल्ड इंडियन मैकेवाली, जो इटालियन फिलोसोफर थे, तो इन्हें उनसे कंपेयर करा गया है। जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी वो आर शास्त्री ने ढूंढी थी 1904 में। तो जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 बुक्स है। तो ये पूरी 15 वॉल्यूम की एक सीरीज है जिसमें टोटल 180 चैप्टर्स है। पर इस पूरी बुक को, इस पूरे जितने भी ये 15 वॉल्यूम है, इसे हमने 3 चैप्टर्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट जो डील करता है वो किंग और उसकी काउंसिल से डील करता है कि किंग के क्या क्या रूल्स थे और किंग कैसे एक्ट करता था, उसकी काउंसिल कैसे एक्ट करती थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे कैसे होते थे, उनकी वर्किंग क्या थी। तो पहला पार्ट इस चीज से डील करता है। दूसरा पार्ट डील करता है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, जिसमें मौर्यन एम्पायर के टाइम के सिविल एंड क्रिमिनल लॉ दे रखे हैं। और थर्ड पार्ट था, वो था डिप्लोमेसी एंड वॉर, मतलब किन स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने, किन स्टेट्स के साथ वॉर हुई, ये सब उस बुक में लिखा है थर्ड पार्ट में। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो टोटल 15 बुक की एक सीरीज है जिसमें 180 चैप्टर्स है और हमने उसे पूरे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट डील करता था किंग और उसकी काउंसिल या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड पार्ट डील करता था सिविल एंड क्रिमिनल लॉ और थर्ड पार्ट डील करता था डिप्लोमेसी एंड वॉर। सिंपल था। तो ये हमारा कौटिल्य की अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गई। ये पहला लिटरेरी सोर्सेस था और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे पता होना चाहिए कि किसने लिखा और किसने डिस्कवर करा, इसके अंदर क्या क्या है, ये सब पता होना चाहिए। अब दूसरा लिटरेरी सोर्स है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा राक्षस एक प्ले था, एक ड्रामा था संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये भी अर्थशास्त्र की तरह संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया है। इसके ऑथर थे विशाखा दत्त। ये काफी अच्छे फिलोसोफर थे उस टाइम के, मौर्यन एम्पायर के टाइम के। जो ये पूरा ड्रामा लिखा गया है ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे लिखा था, जो कम से कम 300-400 साल आगे था मौर्यन एम्पायर के। मतलब पहले मौर्यन एम्पायर आया था, उसके 300-400 साल बाद आया था गुप्ता एम्पायर। तो इस ड्रामा को तब लिखा गया था। और इस पूरे ड्रामा में यह बताया है कि चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की हेल्प से कैसे नंदा को ओवरथ्रो करा था। हमें पता था कि मगध एम्पायर की जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी नंदा डायनेस्टी और उसके लास्ट रूलर थे धनानंद। और हमें यह भी पता है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की हेल्प से धनानंद को ओवरथ्रो करके पूरा मौर्यन एम्पायर फाउंड करा था। तो इस पूरे प्ले में जो मुद्रा राक्षस प्ले है विशाखा दत्त का, उस पूरे प्ले में यही बता रखा है। ये प्ले उस टाइम की मौर्यन एम्पायर की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी बताता है। मतलब उस टाइम पे इकोनॉमिक्स कैसी थी, उस टाइम पे ट्रेड कैसा होता था, उस टाइम पे लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, लोग क्या क्या करते थे, पूरा इस प्ले में दे रखा है। ये पूरा एक ड्रामा थी संस्कृत में। तो ये सेकंड लिटरेरी सोर्स थी। लिटरेरी सोर्सेज याद करना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्वेश्चन उठा के दे सकता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, या फिर मुद्रा राक्षस किस टाइम के बारे में बताती है, कौन से एम्पायर के बारे में बताती है, या फिर क्या बताती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें थोड़ा एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये सब चीजें मिस मत करना। जो थर्ड लिटरेरी सोर्स है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। सबसे पहले मैं आपको मेगास्थनीज के बारे में बताता हूँ। ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक एम्बेसडर बन के आए थे। इन्हें चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा था सेल्यूकस निकेतार ने। सेल्यूकस निकेतार ये कौन है ये अभी हम आगे देखेंगे। बस अभी आप ये जानो कि ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे। इनकी एक बुक थी इंडिका, जिसमें इन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ बता रखा है। ऑल्दो जो इंडिका है इसके सिर्फ फ्रैगमेंट्स बचे हैं, हम इस पूरी बुक को रिकवर नहीं कर सके, फिर भी वो हमें काफी हेल्प करती है मॉडर्न एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताने में। सो हिज बुक इंडिका गिव्स डिटेल अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ पटलिपुत्र। हम ये देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो पटालीपुत्र थी। तो जो इंडिका है ये पूरे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है कि पटालीपुत्र में कैसे कैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन होता था और उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक मेगास्थनीज थे जो ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। उनकी एक बुक थी इंडिका, जो क्या बताती है, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है।
तीसरा ये क्या बताती है, सोशल लाइफ, कि पटालीपुत्र जो कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, वहां पे सोशल लाइफ कैसी थी। ऑल्दो जो इंडिका है इस पे पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें चीजें काफी बड़ा चढ़ा के बता रखी है। वो कैसे बता रखी है हम आगे देखेंगे। So Magadhani, he was a Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya. His book Indica gives detail about the Mauryan administration of the capital city of Pataliputra, हमने देख लिया, and also the military organization. मतलब इंडिका क्या बताती थी, पटालीपुत्र जो कैपिटल थी उस टाइम पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और दूसरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। सोशल लाइफ भी बताती थी ये पटालीपुत्र की। इन तीन सोर्सेज के अलावा, इन तीन लिटरेरी सोर्सेज के अलावा, ये दो सोर्सेज और हैं, पुराण और बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैसे जताक। जताक बुद्धिस्ट लिटरेचर होती है एक टाइप की। तो पुराण और बुद्धिस्ट लिटरेचर भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पूरी मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। और दो और इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज है, वो है दीपावंश और महावंश। ये सिलोनिस क्रॉनिकल्स है। सिलोनिस श्रीलंका को कहते हैं। जब श्रीलंका ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो उसे सिलोन बोलते थे। तो ये क्रॉनिकल्स है दीपावंश और महावंश, ये भी बताती है कि अशोक ने कैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म को स्प्रेड करा, उसने क्या क्या मेजर लिए थे जिसकी वजह से श्रीलंका में भी बुद्धिज्म आ गया था। तो पुराना बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे जतक एक बुद्धिस्ट लिटरेचर का टाइप है, और सिलोनिस क्रॉनिकल्स दीपावंश और महावंश ये भी मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत बताती है। हमने लिटरेरी सोर्सेज देख लिया, अब हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है अशोका के एडिक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे एडिक्ट का मतलब क्या है। सो एडिक्ट इज अ स्टेटमेंट और ऑफिशियल ऑर्डर। और ये कौन इश्यू करता है, ये कौन देता है, कोई भी जो पावर में हो। सो इट इज अ स्टेटमेंट और ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय समबडी हु इज इन द पावर। उस टाइम पे पावर पे कौन था, मौर्यन एम्परर अशोक। तो ये अशोक के ऑफिशियल ऑर्डर थे, रॉयल ऑर्डर थे। एक जो ये एडिक्ट है या फिर जो ये ऑफिशियल ऑर्डर है, ये मेनली हमें दो चीजों पे मिलेगा, एक रॉक एडिक्ट और दूसरा पिलर एडिक्ट। ये है पिलर एडिक्ट और ये है रॉक एडिक्ट। ये पूरा एक रॉक था, मतलब कोई चट्टान होगी, और उस पे ये ऑफिशियल ऑर्डर या ऑफिशियल स्टेटमेंट लिखी गई थी, तो उसे हमने रॉक एडिक्ट बोल दिया। और ये एक पिलर बनाया था, ये मोनोलिथिक पिलर कहते हैं हमेशा, मतलब ये पूरा एक ही चट्टान से, एक ही पत्थर से बनाया, मोनोलिथिक। मोनो इज सिंगल एंड लिथिक इज स्टोन। और उस पे इंस्क्रिप्शंस लिखी गई। जो ये इंस्क्रिप्शंस थी, जो इसमें लिखा हुआ था, ऑफिशियल ऑर्डर जो था ये, इसे सबसे पहले डिसाइफर करा था जेम्स प्रिंसेप ने। और ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, हु डिसाइफर्ड द इंस्क्रिप्शंस ऑन द अशोका एडिक्ट्स। तो आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। कब करा था इन्होंने, 1837 में। अब तक समझ में आया। एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है, एडिक्ट का मतलब कोई होता है स्टेटमेंट या फिर ऑफिशियल ऑर्डर जो इशू करता था जो बंदा पावर में होता था, मतलब उस टाइम के राजा इशू करते थे। तो अशोका ने क्या करा, अशोका ने स्टोन पे, जो बड़ी बड़ी चट्टाने थी ऐसी, उस पे इंस्क्रिप्शंस लिखवा दिए, मतलब उस पे अपने ऑर्डर्स दे दिए। और ये पिलर था, पिलर बनाया और उस पे लिखवा दिया अपने ऑफिशियल ऑर्डर। और इन इंस्क्रिप्शन जो ये लिखा हुआ था, उस इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो ये लिखा हुआ था ये सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर करा कि इसमें क्या लिखा है। अब इनकी लैंग्वेज क्या थी, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे थे, ये लिखे थे पाली लैंग्वेज में। हमने देखा था कि पाली लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, राइट। ये हमने तब देखा था जब हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ रहे थे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों की ही लैंग्वेज पाली थी। तो दे वर रिटन इन द पाली लैंग्वेज। पर कुछ जगह प्राकृत भी यूज हो रखी है। प्राकृत भी पाली से काफी सिमिलर लैंग्वेज है, बट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो कुछ जगह पाली लैंग्वेज में लिखा है और कुछ जगह, कम जगह प्राकृत में लिखा है। ज्यादातर ये पाली लैंग्वेज में लिखा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, उसमें पाली या प्राकृत दोनों है, तो आप पाली चूज करोगे, और अगर सिर्फ इनमें से एक है तो जो भी होगा वो चूज करोगे। और जो स्क्रिप्ट यूज करी गई है, मतलब स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखने का तरीका। लैंग्वेज अलग होती है, स्क्रिप्ट अलग होती है। लैंग्वेज मतलब भाषा और स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका। तो जो तरीका है लिखने का, जो स्क्रिप्ट है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करी है। So Brahmi script was employed for writing, but in the northwestern part, Kharosti script was used.
और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट चैप्टर में। हमने देखा था कि पर्शियन का इफेक्ट इंडिया कल्चर पे कैसे हुआ था। तो जो खरोस्ती स्क्रिप्ट थी वो पर्शियन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट थी, ठीक है। और वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे इंडिया के जो इंडस वाला पार्ट था, वहां पे हमने देखा था कि पर्शियन इन्वेजन हुआ था। तो वहां पे खरोस्ती स्क्रिप्ट काफी यूज होने लगी थी। और मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अशोका के जो पिलर्स थे वहां, उस पे खरोस्ती स्क्रिप्ट से लिखा गया था। तो पूरे इंडिया में ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिखा गया है, बट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये खरोस्ती स्क्रिप्ट से लिखा गया है। सिंपल। 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे, जिसमें 2 कलिंगा में थे। मतलब मेजर का मतलब जो बड़े बड़े ऐसे, और 7 मेजर पिलर एडिक्ट थे, इतने बड़े बड़े पिलर। तो रॉक एडिक्ट हमें 14 मिले और पिलर एडिक्ट हमें 7 मिले। मेजर रॉक एडिक्ट में 2 तो कलिंगा में थे, और जो 7 मेजर पिलर एडिक्ट है ये कहाँ कहाँ है, ये मेजर सिटीज में थे जो मौर्यन एम्पायर के उस टाइम पे मेजर सिटीज थी, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, सरनाथ हो गया, इन सब पे ये एडिक्ट थे। अब इन एडिक्ट पे लिखा क्या था? इन एडिक्ट पे लिखा था अशोका के धम्म के बारे में। धम्म क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। धम्म एक तरीके का वे ऑफ कंडक्ट था कि किस एक इंसान को कैसे रहना चाहिए। तो धम्म बेसिकली इतना बता रहा हूँ, धम्म का मतलब ये होता है एक इंसान को कैसे रहना चाहिए। तो अशोका ने वो धम्म बनाया था अपना, कुछ रूल्स थे जिसे वो फॉलो करता था। तो इन एडिक्ट पे रॉयल ऑर्डर्स में अशोका के धम्म ही लिखे थे। तो अशोका बताता था कि एक इंसान को इस तरीके से रहना चाहिए, और वो सब उन्होंने रॉयल ऑर्डर के थ्रू इस पे इंस्क्रिप्ट करवा लिए, इस पे छपवा दिए। ठीक है, सिंपल है। अब 2 इंपॉर्टेंट एडिक्ट है। एक तो 13th रॉक एडिक्ट, जिसमें कलिंगा के वॉर के बारे में बता रखा है, और हमें इसी से ही पता चलता है कि कलिंगा में अशोका की वॉर हुई थी। और दूसरा है 7th पिलर एडिक्ट, जो धम्म के बारे में प्रमोट कर रहा है कि अशोका ने कैसे कैसे एफर्ट्स करे थे कि जिसकी वजह से धम्म को प्रमोट करा गया। एक बार और देखते हैं। हमने लिटरेरी सोर्सेज देख ली थी, अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम सबसे पहले एडिक्ट देख रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एडिक्ट का मतलब कोई ऑफिशियल ऑर्डर या फिर कोई स्टेटमेंट जो सीधा किंग से आए या फिर जो भी पावर में है उससे आए। तो जो ये एडिक्ट थे ये 2 चीजों पे इंस्क्रिप्ट थे, एक तो पिलर एडिक्ट और एक स्टोन एडिक्ट। ठीक है, इन पे जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो पाली लैंग्वेज थी, पर कुछ जगह प्राकृत भी यूज करी गई है। पूरे इंडिया में जो स्क्रिप्ट यूज करी गई थी, मतलब लिखने का तरीका, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करी गई थी, बट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में खरोस्ती स्क्रिप्ट लिखी गई थी, यूज करी गई थी। 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे, ये 14 थे, और पिलर एडिक्ट थे 7, इसमें 2 कलिंगा में है, और ये इंपॉर्टेंट सिटीज में थे, जैसे सरनाथ में था, पाटलिपुत्र में था। अब इन एडिक्ट में लिखा क्या होता था, इन ऑफिशियल ऑर्डर में लिखा क्या होता था? उसमें अशोका के धम्म के बारे में लिखा होता था। धम्म का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, सबसे सिंपल लैंग्वेज में कोड ऑफ कंडक्ट, कि लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए। वो हम देखेंगे कि अशोका के धम्म क्या थे। 2 इंपॉर्टेंट एडिक्ट है, एक है 13th रॉक एडिक्ट जिसमें कलिंगा के वॉर के बारे में बता रखा है, और दूसरा है 7th पिलर एडिक्ट, जिसमें पूरा ये दिखा रखा है कि अशोका ने क्या क्या एफर्ट्स करे थे अपने धम्म को प्रमोट करने में। सिंपल। तो ये थे हमारे एविडेंसेस, जिसकी वजह से हम मौर्यन एम्पायर के टाइम की हिस्ट्री को पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमने लिटरेरी सोर्सेज भी देख लिए और हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी देख लिए। लिटरेरी सोर्सेज में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने अर्थशास्त्र देखी थी कौटिल्य की, दूसरी हमने विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस देखी थी, तीसरी हमने मेगास्थनीज की इंडिका देखी थी, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि पुराण और बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे जताकक, उसमें भी मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया था। और हमने फिर सेलोनीज क्रॉनिकल्स देखी थी, दीपावंश और महावंश, जो ये बताते थे कि अशोका ने श्रीलंका में अपने बुद्धिज्म को कैसे प्रमोट करा था। फिर हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखे थे, जिसमें हमने एडिक्ट के बारे में पढ़ा था। अशोक के 2 टाइप के एडिक्ट यूज होते थे, एक पिलर एडिक्ट और एक स्टोन एडिक्ट। स्टोन एडिक्ट एक बड़ी सी चट्टान थी जिसपे अशोका ने अपने धम्म के बारे में प्रमोट करा रखा था, और पिलर एक मोनोलिथिक पिलर था जिसपे अशोका ने अपने धम्म के बारे में प्रमोट करा रखा था, और ये एक ऑफिशियल ऑर्डर्स थे जो लोगों को फॉलो करने थे। और अब हम पढ़ेंगे मौर्यस के बारे में। सबसे पहले हम मौर्यस की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा रूलर था, उसने क्या क्या काम करा, फिर कौन सा रूलर आया, फिर कौन सा रूलर आया। तो हमें ये पता था कि मौर्यन एम्पायर को किसने फाउंड करा था, और वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, और इनका जो रूल था वो था 322 से 298 बीसी तक का। जब ये 25 ईयर्स के थे तो इन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर करा था
नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मार के। और नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन था? धनानंद। ये हम पढ़ चुके हैं। और इनकी हेल्प करी थी कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य और विष्णुगुप्ता भी बोलते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने गैंगेटिक वैली में अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाया। हमें पता था कि मगध एम्पायर कहाँ था, हम लोकेशन देख चुके थे उसकी। वो गैंगेटिक वैली के बीच में पड़ता था, ठीक है। वो अपर एंड लोअर गैंगेटिक वैली के बीच में था पूरा मगध एम्पायर। तो सबसे पहले इन्होंने गैंगेटिक वैली में अपने आप को फर्मली स्टैब्लिश करा, और उसके बाद इन्होंने नॉर्थ वेस्ट एरिया पे मार्च कर दिया। अपना मार्च कर दिया और वहां की टेरिटरीज को एनेक्स कर दिया। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स को अटैक करके अपने मौर्यन एम्पायर में एनेक्स कर दिया था। सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या था कि नॉर्थ वेस्टर्न की जो एरिया था वो आपस में लड़ते रहते थे, और उसी की वजह से पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन हुए थे, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हमेशा से ही वीक था। बट Chandragupta Maurya was the first person who realized that thing, and he united that northwestern area and annexed into the Mauryan Empire. So ये पहले बंदे थे जिन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी करी थी इंडिया की, और वो सारे जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स थे वो पूरा एक मौर्यन एम्पायर बन गया था। So इसमें यही है, आफ्टर फॉर्मली established his power in the Gangetic Valley, he marched to the northwest and annexed the territories up to the Indus. अब इनके पास गैंगेटिक वैली हो गई, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया। अब ये इन्होंने क्या करा, ये सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट पे गए, और नर्मदा रिवर के ऊपर का जितना भी पार्ट था वो पूरा अपनी टेरिटरी में एनेक्स कर दिया। अभी कलिंगा नहीं करा था, कलिंगा अशोक करेंगे, बट जो नर्मदा रिवर जा रही है, हमने अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि नर्मदा रिवर कहाँ पे जाती है। तो नर्मदा रिवर के जितने भी ऊपर वाला पार्ट था वो इन्होंने अपनी टेरिटरी में एनेक्स कर दिया था। तो वो सब पूरा एक मौर्यन एम्पायर के अंडर में आ जाता है। हम मैप में आगे देखेंगे। इनकी एक इंपॉर्टेंट फाइट होती है सेल्यूकस निकेतार से। मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे, उन्हें सेल्यूकस निकेतार ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। अब क्यों भेजा था वो यहाँ पे है, देखेंगे। अब आप लास्ट वीडियो याद करो, हमने बात करी थी अलेक्जेंडर ने 330 बीसी के अराउंड पे इंडिया में इन्वेट करा था, ठीक है। उन्होंने वहां पे काफी ट्राइब्स के साथ लड़ाई करी थी, जो लास्ट में जिन्होंने उन्हें सबमिट कर दिया था और उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करा था। फिर अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ लड़ाई करी थी, जिसमें अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था, बट उससे उसका स्टेट नहीं छीना था और उसे वापस उसका राजा बना दिया था। अलेक्जेंडर और आगे तक गए, बियास नदी तक गए, पर वहां पे उनकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वो वापस जाने लगे, वो रिट्रीट करने लगे, और वापस जाते अपने घर जाते हुए बेबीलोन के आसपास उनकी डेथ हो जाती है। पर इंडिया से जाने से पहले उन्होंने अपने जनरल को इंडिया में बैठा दिया था। तो पोरस वाला जो एरिया था, जो पोरस का एरिया था, उसके अलावा जो नॉर्थ वेस्टर्न का एरिया था, उस पर अभी भी अलेक्जेंडर के जनरल का कंट्रोल था। अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी, बट वो अभी भी मैकेडोनियन एम्पायर में आता था एरिया। तो जब अलेक्जेंडर वापस जा रहे थे, रिट्रीट करके वापस जा रहे थे, तो इंडिया छोड़ने से पहले उन्होंने सेल्यूकर निकेतार, जो उनका एक जनरल था, उन्हें पूरे नॉर्थ वेस्ट एरिया को कंट्रोल करने के लिए बोल दिया था, जो उन्होंने लड़ाई करके जीता था। तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में अभी भी मैकेडोनियन एम्पायर का रूल था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकर निकेतार से लड़ाई करी और उन्हें हरा दिया। सेल्यूकस निकेतार हार गए और एक ट्रीटी साइन हुई, जिस ट्रीटी में यह था कि जितना भी वो इंदस वाला एरिया है, जिसमें आर्या, अराकोशिया, गिद्रोशिया ये सब आता है, वो सब मौर्यन एम्पायर में आ जाए। हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें पॉलिटिकल यूनाइट करके मौर्यन एम्पायर में इंटैक्ट कर दिया था। तो वो इससे ही करा था, सेल्यूकर निकेतार से लड़ाई करी थी उन्होंने, जो अलेक्जेंडर के जनरल था, जो मैकेडोनियन एम्पायर की तरफ से वहां पे रूल कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने उन्हें हराया और उनकी जो स्टेट्स थी, जैसे आर्या, अरोकेसिया और गित्रोसिया, ये सब मौर्यन एम्पायर में इंटैक्ट कर दी और इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया। अब आप देखिए ये पूरा एरिया चंद्रगुप्त ने यूनाइट कर दिया था। पहले ये छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे, हमने देखा था यहाँ पे तक्षशिला था, और गंधार एरिया ये है, यहाँ पे अलग स्टेट था, यहाँ पे अलग स्टेट था, और ये आपस में लड़ते रहते थे। पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकर निकेतार को हरा के ये पूरा एरिया यूनाइट कर दिया था और मौर्यन एम्पायर में इंटैक्ट कर दिया था। जो वो ट्रीटी हुई थी उसमें मैट्रिमोनियल अलायंस के बारे में भी बात करी गई थी, मतलब सेल्यूकस निकेतार अपनी बेटी की किसी मौर्यन प्रिंस से शादी करा गए थे और चंद्रगुप्त ने उन्हें
500 एलिफेंट्स का गिफ्ट दिया था। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटी में क्या था। ट्रीटी में जो ट्रांस इंडस वाली टेरिटरी थी, आर्या, अराकोसिया, गेथरोसिया, ये चंद्रगुप्त ने पूरा एनेक्स करके अपने मौर्यन एम्पायर में ले आए थे और पूरे इंडिया को, पूरे ऊपर वाले एरिया को पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया था। सेल्यूकस निकेतार की बेटी भी अपने मौर्यन प्रिंस से शादी करा दी थी और उसके बदले उन्होंने 500 एलिफेंट्स गिफ्ट दिए थे सेल्यूकस को। और सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज, जो एम्बेसडर था, उन्हें मौर्यन कोर्ट में भेजा। तो अब पता चल गया कि मेगास्थनीज मौर्यन कोर्ट में कैसे आए थे। सेल्यूकस निकेतार ने भेजा था, जो बैटल हार गए थे और एक ट्रीटी साइन हुई थी उसके थ्रू। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म में काफी बिलीव करते थे। मैंने आपको बताया था जब हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, जब जैनिज्म के दो पार्ट हुए थे, जब एक श्वेतांबर और एक दिगंबर बना था। गैंगेटिक वैली में फैमिन आई थी और भद्रबहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और कुछ मंक्स के साथ उन्हें बचाने के लिए कर्नाटक में चले गए थे और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी फास्टिंग करते हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य embraced Jainism towards the end of his life and stepped down from the throne in favor of his son बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त भद्रबहु के साथ कर्नाटक चले गए थे और जो थ्रोन था, अपना पूरा एम्पायर अपने बेटे को बिंदुसार को दे दिया था। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और उनका रेन 298 से 273 बीसी तक था। काफी कम रेन था, बट इन्होंने काफी अचीव करा इस रेन में। ग्रीक्स उन्हें अमित्रगत बोलते थे और अमित्रगत का मतलब है स्लेयर ऑफ एनिमीज, क्योंकि ये अपने एनिमीज को मार देते थे, ये अपने एनिमीज को रखते ही नहीं थे। उन्होंने मौर्यन एम्पायर को इतना एक्सपेंड कर दिया था। हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्यन के टाइम पे सिर्फ इतना था, इसके नीचे वाला जो एरिया था वो मौर्यन एम्पायर में नहीं आता था, बट बिंदुसार ने ये पूरा एरिया मौर्यन एम्पायर में एनेक्स कर दिया था। सो ही कॉन्कर्ड डेक्कन अप टू द मैसूर, यहाँ पे मैसूर आता था। उन्होंने पूरा एरिया, डेक्कन कहते हैं ऐसे, इस पूरे एरिया को कॉन्कर करके मौर्यन एम्पायर में एनेक्स कर दिया था। ये वाला एरिया छोड़ दिया था, ये कलिंगा है और इसे इनके बेटे अशोक एनेक्स करेंगे। तो इन्होंने कलिंगा के अलावा इस पूरे डेक्कन को मौर्यन एम्पायर में एनेक्स कर दिया था। तरंत एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ये नाम याद रखना आप, यूपीएससी आजकल नाम पूछती है कि ये वाला मॉन्क किस टाइम का था, इस मॉन्क ने क्या करा, तो ये याद रखना। तो तरंत एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और वो बताते हैं, उन्होंने स्टेट करा था कि बिंदुसार ने 16 स्टेट्स को कॉन्कर्ड करा, कंप्राइजिंग द लैंड बिटवीन टू सीज। ये एक सी है, ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और इसके बीच के जो ये लैंड है जिसे हम डेक्कन बोलते हैं, वो बिंदुसार ने एनेक्स करा था। संगम लिटरेचर हम जो आगे पढ़ेंगे, संगम लिटरेचर भी कंफर्म करती है कि बिंदुसार का इन्वेजन फार साउथ तक हुआ था। तो जो ये बात थी कि ही कॉन्कर्ड डेक्कन अप टू द मैसूर, ये सच, ये दो सोर्सेस बताती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे, वैसे ही बिंदुसार की कोर्ट में डेमेकस ग्रीक एम्बेसडर थे, जिसे सीरियन किंग एंटियोकस वन ने दिया था। मतलब एंटियोकस वन एक जो सीरियन किंग थे, उन्होंने डेमेकस को बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। ये एंटियोकस वन थे, ये राजा थे सेल्यूसिड एम्पायर के, और सेल्यूसिड एम्पायर ये वाला एरिया है, ये एरिया सेल्यूसिड एम्पायर था, जो पहले मैकेडोनियन एम्पायर था। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद मैकेडोनियन एम्पायर का डिवीजन हो गया और उसमें से एक सेल्यूसिड एम्पायर बना था, जिसके राजा थे एंटियोकस वन। तो इन एंटियोकस वन ने डेमेकस को बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। बिंदुसार अजीविकास को काफी सपोर्ट करते थे। सो अजीविकास एक रिलीजियस सेक्ट था जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के टाइम पे ही बना था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसे पढ़ाया भी नहीं, पर हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे लास्ट में, बिल्कुल जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अजीविकास एक रिलीजियस सेक्ट था जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के टाइम पे ही बना था, और इनफैक्ट ये जैनिज्म के जो फाउंडर थे महावीर, उनके ही फ्रेंड ने बनाया था। और जो अजीविकास और जैनिज्म है, इसमें काफी सिमिलैरिटी है। जैसे जैनिज्म बताता था कि हमें एस्थेटिक वे ऑफ लाइफ अपनानी चाहिए, वैसे ही अजीविकास भी यही बोलते थे।
अजीविकास भी बोलते थे कि फॉलोइंग द एस्केटिक वे ऑफ लाइफ। तो ये एक रिलीजियस सेक्ट था और बिंदुसार उसे काफी सपोर्ट करते थे। बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसे गवर्नर बना दिया था उज्जैन का। तो ये बिंदुसार के बारे में, जिसे ग्रीक्स बोलते थे अमितव्रत, जिसका मतलब था स्लेयर्स ऑफ एनिमीज। इन्होंने डेक्कन को कंकर कर लिया था, ये मैसूर तक। तरंत जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने इस चीज को कंफर्म करा कि हाँ, उस टाइम पे उन्होंने 16 स्टेट्स को कॉन्कर्ड करा था, कंप्राइजिंग द लैंड बिटवीन टू सीज। संगम लिटरेचर में भी इस बात की कंफर्मेशन हुई है। बिंदुसार को डेमेकस मिला था, ग्रीक एम्बेसडर, जो सीरियन किंग एंटीकग ने वन ने भेजा था, जो सेल्यूसिड एम्पायर का किंग था। तो ये बिंदुसार के बारे में था। बिंदुसार का बेटा था अशोक, और अब हम उनकी बात करते हैं। इन्हें अशोक द ग्रेट बोलते थे, और उनका जो रेन था वो 273 से 232 बीसी तक का था। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक तो हमें यह पता है कि उन्हें गवर्नर बनाया था उज्जैन का। दूसरा, उन्होंने तक्षशिला में एक रिवोल्ट हुई थी उनके फादर के टाइम पे, उसे सप्रेस करा था। और एक ये कि उनका जो कोरोनेशन हुआ था वो 269 बीसी में हुआ था। कोरोनेशन का मतलब जब वो किंग के लिए अपॉइंट हुए थे तो 269 बीसी में हुआ था, पर जब वो एक्चुअल किंग बने थे वो 273 बीसी में बने थे। तो हम ये 4 साल का गैप देख रहे हैं, और ये एविडेंस है कि उस टाइम पे बिंदुसार की डेथ के बाद थ्रोन के लिए स्ट्रगल हुई थी। So it appears from the available evidence that there was a struggle for the throne after Bindusar's death. और इस स्ट्रगल को सिलोनिस क्रॉनिकल्स भी कंफर्म करते हैं। मैंने आपको बताया दो सिलोनिस क्रॉनिकल्स थे, एक दीपावंश और एक महावंश। वो ये बताते हैं कि अशोक किंग बने थे अपने 99 ब्रदर्स को मार के, जिसमें उनका एल्डर ब्रदर सुसिम भी था। अब ये थोड़ा अनबिलीवेबल फैक्ट है कि अशोक पावर में आए थे 99 ब्रदर्स को मार के। बट तरंत, मैंने बताया था कि तरंत एक मंक थे, वो ये बताते हैं कि अशोक ने सिर्फ अपने 6 ब्रदर्स को मारा था। मतलब ये एविडेंस है कि थ्रोन पे आने के लिए स्ट्रगल हुई थी और अशोक ने अपने भाई को मारा था। उनकी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था कलिंगा में। कलिंगा में एक वॉर हुई थी 261 बीसी में, तो उसे वॉर ऑफ कलिंगा बोलते हैं। सो वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था। ऑल्दो हमें ये पता नहीं चलता कि उस वॉर के रीजन क्या थे, वो वॉर कैसे प्रोवोक हुई थी, और उसके इफेक्ट्स क्या थे, उसका आउटकम क्या था, ये रॉक एडिक्ट 13 में बताया गया है। जब हम एडिक्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि दो एडिक्ट इंपॉर्टेंट है, एक रॉक एडिक्ट 13 और एक पिलर एडिक्ट 7। तो रॉक एडिक्ट 13 से ही हमें कलिंगा के साथ वॉर का पता चलता है, और उसमें उस वॉर के इफेक्ट्स बताया है, उस वॉर का आउटकम क्या हुआ था, ये सब बताया है। एक इंस्क्रिप्शन है, 150,000 were killed and many times that number perished। ये अशोका ने ही लिखा है उस रॉक एडिक्ट पे, रॉक एडिक्ट 13 पे। उद्गुप्त एक मॉन्क थे जिनकी इन्फ्लुएंस से अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो कलिंगा की वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करा और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उद्गुप्त। तो वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करा और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मंक उद्गुप्त। अब हम देखेंगे अशोक एंड बुद्धिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। जो अशोका का बुद्धिज्म में कन्वर्जन था, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था और इमीडिएट प्रोसेस नहीं था। 261 बीसी के आसपास अशोका पहले एक उपासक बने। तो पहले वो उपासक बने। उपासक हम देख चुके हैं क्या होते थे, ले वर्शिपर्स। और उसके 2.5 साल बाद एक मंक बने, और मंक को हम भिक्षु भी बोलते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी हंटिंग को गिव अप करा। वो पहले हंटिंग काफी करते थे, बट उन्होंने अपनी हंटिंग को छोड़ा। वो बोध गया गए और वहां पे काफी मिशन ऑर्गेनाइज करवाए। उन्होंने स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट करे थे जिन्हें हम बोलते थे धम्म महामत्र। और ये ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट करे थे ताकि धम्म का जो उनका काम था वो स्पीड अप हो जाए। धम्म क्या होता है वो अभी हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करे थे जिन्हें वो बोलते थे धम्म महामत्र, और उनका सिर्फ ये काम था टू स्पीड अप द प्रोग्रेस ऑफ धम्म। जो उनका धम्म का काम था, जो धम्म प्रोपोगेट कर रहे थे, उसका काम को स्पीड अप करना, तो इसलिए वो धम्म मोहम्मद को अपॉइंट करा गया था। तो उनका जो कन्वर्जन था वो ग्रेजुअल प्रोसेस था, इमीडिएट प्रोसेस नहीं था। सबसे पहले वो उपासक बने, जो जिन्हें हम ले वर्शिपर भी बोलते हैं।
फिर वो भिक्षु बने जिसे हम मॉन्क भी बोलते हैं, और फिर उन्होंने धम्म महामंत्र को अपॉइंट करा, अपनी हंटिंग गिव अप करी, बोध गया गए थे जहां पे उन्होंने काफी मिशन ऑर्गेनाइज करवाए। 241 बीसी में वो लुम्बिनी गार्डन भी गए थे। पर हमें पता है लुम्बिनी गार्डन क्यों फेमस है। दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध। लुम्बिनी गार्डन के अलावा उन्होंने बाकी होली प्लेसेस भी विजिट करी थी, जैसे सरनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। उन्होंने श्रीलंका में एक मिशन भी भेजा था अपने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए, और उस मिशन में उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्र को भेजा था। हमने देखा था कि बोध गया में एक ट्री था जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी, उसे हम बोधि ट्री बोलते हैं। तो उसी बोधि ट्री की ब्रांच को उन्होंने श्रीलंका में प्लांट करा था। तो ही सेंट अ मिशन टू श्रीलंका अंडर हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्र, हु प्लांटेड देयर द ब्रांच ऑफ ओरिजिनल बोधि ट्री। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये उसकी फोटो है। ये महेंद्र है, और इस फोटो में दिखा रखा है कि वो बोधि ट्री की एक ब्रांच को प्लांट कर रहे हैं श्रीलंका में। ही कन्वेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पतालीपुत्र। जब हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़ रहे थे तब भी हमने ये देखा था कि अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पतालीपुत्र में कन्वे करवाई थी 230 बीसी में, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द संघ। और उस काउंसिल को प्रिसाइड करा था मुगालीपुत्र तिस ने। ये एक बुद्धिस्ट मंक थे। तो अशोक एंड बुद्धिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि उनका जो कन्वर्जन था वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था और इमीडिएट नहीं था। वो सबसे पहले उपासक बने, फिर वो भिक्षु बने, उन्होंने हंटिंग गिव अप करी, उन्होंने कुछ मिशन ऑर्गेनाइज करवाए, उन्होंने धम्म महामंत्र को अपॉइंट करा। ये स्पेशल ऑफिसर्स थे जिनका काम था धम्म के प्रोग्रेस को स्पीड अप करना। वो 241 बीसी में बुद्ध की बर्थ प्लेस भी वो उन्होंने विजिट करी थी जिसका नाम था लुम्बिनी गार्डन, कपिलवस्तु के पास थी। वो बुद्धिज्म की और भी होली प्लेसेस में उन्होंने विजिट करा था, जैसे सरनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। श्रीलंका में उन्होंने मिशन भेजा था अपने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए। वो मिशन उनका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्र लेके गए थे, जहाँ पे उन्होंने बोधि ट्री की जो ओरिजिनल ब्रांच थी। बोधि ट्री क्या था? बोधि ट्री वो था जिसके नीचे बुद्ध ने मेडिटेशन करके एनलाइटनमेंट पाई थी। तो जो बोधि ट्री की ब्रांच थी वो उन्होंने प्लांट करवाई थी श्रीलंका में, और उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वे करवाई थी पतालीपुत्र में 230 बीसी में, और उसे प्रिसाइड करा था मुगालीपुत्र तिस, एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने। अब हम बात करेंगे अशोक के धम्म के बारे में। ये धम्म होता क्या है? क्योंकि हम देखेंगे अशोक स्टार्टिंग में एक क्रूअल किंग थे। हमें ये भी पता है कि उन्होंने अपने भाइयों को मारा था थ्रोन पे आने के लिए। उन्होंने कलिंगा वॉर करी थी जिसमें 150,000 लोगों की डेथ हुई थी। सो ही वाज अ क्रूअल किंग इन द स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर। बट कलिंगा वॉर के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि खून खराबा बहुत ज्यादा हो गया है, और उस चीज का उन्हें काफी रिग्रेट था। तो उसी की वजह से उन्होंने ये धम्म अपना बनाया था। सो जो ये धम्म था, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, अ कोड ऑफ कंडक्ट। मैं आपको पहले बता चुका था कि धम्म का जो, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, उसका मतलब है द कोड ऑफ कंडक्ट, कि एक बंदे को या किसी इंसान को कैसे कंडक्ट करना चाहिए सोसाइटी में। सो इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय द पीपल एट लार्ज। सिंपल है। तो धम्म में कुछ रूल्स है जिन्हें लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स वर क्लियरली स्टेटेड इन हिज एडिक्ट्स। जब हम एडिक्ट्स पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि अशोक ने अपने एडिक्ट, दो टाइप के एडिक्ट थे, एक रॉक एडिक्ट और एक पिलर एडिक्ट। दोनों टाइप के एडिक्ट्स में अशोक ने अपने धम्म को इंस्क्राइब करवा रखा था। कौन सी लैंग्वेज में करा रखा था? पाली लैंग्वेज। कौन सी स्क्रिप्ट यूज करी थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में खरोस्ती स्क्रिप्ट। तो जो ये प्रिंसिपल्स थे धम्म के, जो वो कोड थे, जो वो रूल्स थे, वो उन्होंने स्टेट करा रखे थे अपने एडिक्ट्स में। अब समझ में आ गया कि एडिक्ट्स पे क्या इंस्क्राइब हुआ था। उस उन एडिक्ट्स में रूल्स इंस्क्राइब हो रखे थे जो लोगों को मानने थे, और उन्हें ही धम्म बोलते हैं। सो दैट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। वो हम देखेंगे कि क्या क्या वो रूल्स थे। उसमें जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। कलिंगा वॉर के बाद वो इतना ज्यादा चेंज हो गए थे कि उन्हें वायलेंस पसंद नहीं थी। वो नॉन वायलेंस काफी प्रोपोगेट करना चाहते थे। नॉन वायलेंस के अलावा उन्होंने काफी आइडियाज भी बुद्धिस्ट टीचिंग से लिए थे, बट उन्होंने कभी अपने धम्म और बुद्धिस्ट टीचिंग को एक नहीं बताया। हाँ, वो आइडेंटिकल थे, सिमिलर थे, बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हाँ, बुद्धिस्ट टीचिंग ही मेरा धम्म है। उनका धम्म अलग था और बुद्धिस्ट टीचिंग उनकी अलग थी। जो बुद्धिज्म था वो उनका जनरल बिलीफ था, वो उनका रिलीजन था, और जो धम्म था वो उनका कोड ऑफ कंडक्ट था कि उन्हें सोसाइटी में कैसे कंडक्ट करना चाहिए। तो दैट इज द धम्म। और वो लोगों को भी यही बोलते थे कि तुम्हें इसी तरह से कंडक्ट करना है सोसाइटी में। इसी की वजह से उन्होंने अपने एडिक्ट्स में वो धम्म के प्रिंसिपल्स को इंस्क्राइब कराया था।
तो हम धर्म से भी रिलेट कर सकते हैं। धर्म का मतलब जो तुम्हारे कार्य है, कि तुम्हें ये काम करने हैं, तुम इस चीज के लिए पैदा हुए हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो दैट इज द धम्म। जो ये धम्म के प्रिंसिपल्स है, दे वर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन वैल्यूज। So it is a code of conduct based on the teachings of Buddha. मैंने आपको बताया कि बुद्धा की टीचिंग से उसने अपने धर्म को कभी इक्वेट नहीं करा, उससे आइडेंटिकल थे, बट कभी उसने ये नहीं बोला कि हाँ मेरे बुद्धिस्ट टीचिंग ही मेरा धर्म है। बुद्धिस्ट टीचिंग से इंस्पायर होकर उसने अपने धर्म बनाए थे। अब कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस धर्म को प्रोपोगेट करने में लगा दिया। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं धर्म के। सबसे पहले वो ये बताते थे कि जो लोग हैं, जो पीपल है, उन्हें पीस और हार्मनी में रहना चाहिए। मतलब उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा उन्हें पीस ढूंढना चाहिए, नेचर के साथ, बाकी लिविंग थिंग्स के साथ एक हार्मनी में रहना चाहिए। सेकंड, अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन इंजरी टू लिविंग क्रिएचर्स। किसी भी जानवर को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। लव, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। बाकी जितने भी रिलीजन है, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो ब्राह्मणिज्म हो, बाकी जितने भी रिलीजन है, उन सब के लिए लव, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बच्चों को अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए, और एल्डर्स को भी बच्चों को समझना चाहिए। ये नहीं कि अगर बच्चा जिद कर रहा है तो उसे तुम दो कान पे रख के दो। बड़ों को भी समझना चाहिए और बच्चों को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया था कि तुम्हारे जो सर्वेंट्स या फिर स्लेव्स है, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट मत करो। ठीक है, वो तुम्हारे स्लेव है, वो तुम्हारे सर्वेंट है, बट तुम्हें मारो पीटो मत, तुम्हें बिना हाथ का तंग मत करो, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट मत करो, बिकॉज दे आर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उन्हें वैसे ही ट्रीट करो जैसे तुम बाकी अलग ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करते हो। So these were some principles of the Ashok's धम्म। धम्म समझ में आ गया? So धम्म is a way of life, a code of conduct and set of principles to be adopted and practiced by the people at large। और जो ये principles है, ये अशोक ने अपने एडिक्ट पे इंस्क्राइब करा रखे थे, जो हम देख चुके थे। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड काफी सिमिलर आइडियाज है, जो आइडेंटिकल है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से। और उसने कभी अपने धम्म को बुद्धिस्ट टीचिंग के साथ इक्वेट नहीं करा। बुद्धिज्म उसका जनरल बिलीफ था, बट धम्म उसका वे ऑफ कंडक्ट था। वो वे था जिससे वो सोसाइटी के साथ कंडक्ट करवाना चाहता था लोगों को। दैट वाज ऑल अबाउट द धम्म। हम देखेंगे अशोक के एम्पायर कहां कहां तक का था। ये पूरा मौर्यन एम्पायर था उस टाइम का, अशोका के रूल पे। सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया था, और अगर ये भी एनेक्स हो जाता तो पूरा ही इंडिया अशोका के मौर्यन एम्पायर में आ जाता। तो ये जो एम्पायर था, ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स पे था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने ही एनेक्स कर दिया था। यहां तक एनेक्स करा था बिंदुसार ने, पूरा डेक्कन वाला एरिया। पर बिंदुसार ने कलिंगा छोड़ दिया था, वो एनेक्स कर दिया था अशोक ने। तो ये पूरा इंडिया मौर्यन एम्पायर में आता था, सिर्फ इस साउथ वाले पार्ट को छोड़ के। कुछ इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है कि जो ये साउथ वाला पार्ट था, इसमें छोलास, पांड्यास, सत्यपुत्र और केरला पुत्र, ये सारी स्टेट्स थी। और बाकी का जितना भी ये एम्पायर था, ये मौर्यन एम्पायर था। रजत रंगनी, जो एक संस्कृत वर्क है, इनके ऑथर का नाम था कल्हन। तो कल्हन के द्वारा ये एक संस्कृत वर्क था, रजत रंगगिरी, और उसमें ये भी बता रखा है कि कश्मीर भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका नाम, रजत रंगगिरी एक संस्कृत वर्क है, और इनका जो ऑथर है वो था कल्हन। नेपाल वॉज ऑल्सो विद इन द मौर्यन एम्पायर। जो नेपाल था वो भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था। और हमने देखा कि नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य पहले ही एनेक्स कर चुके थे। अब अशोक कैसे किंग थे, हम उसे कंक्लूड करेंगे। ही यूज्ड टू बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, सरपासिंग अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर एंड अदर्स रिनोन्ड एम्परर्स इन द वर्ल्ड। अशोक इतने बड़े अच्छे किंग थे, इतने ज्यादा फेमस किंग थे, कि उन्होंने अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर को भी पीछे छोड़ दिया था। अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर भी उनके सामने कुछ नहीं थे। एच जी वेल्स एक जेंटलमैन थे। वो बोलते हैं, amidst the tens and thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, the name of Ashok shines and shines almost alone a star. So he was the greatest of kings. He was true to his idols. जो वो एक बार सोचते थे, जो उन्होंने सोच रखा था, वो हमेशा वो ही करते थे। जो वो उनके जो बिलीफ थे, वो ही मानते थे। He was not a dreamer, but a man of practical genius. ऐसा नहीं था कि वो बस बोलते थे या फिर वो सोचते ही रहते थे। जो वो सोचते थे वो करके दिखाते थे।
His धम is so universal that it appeals to humanity even today. हमने देखा था जो धम के प्रिंसिपल थे वो काफी बुद्धिज्म से रिलेट करते थे, जैसे पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस या फिर स्लेव्स के साथ भी ह्यूमन ट्रीटमेंट करना, किसी भी लाइफ को हर्ट नहीं करना। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो आज भी ह्यूमैनिटी को काफी अपील करते हैं। His central idea was to promote the welfare of humanity। और जो ये पूरा धम है, जो कि वो धम थे, जो वो प्रिंसिपल्स थे, उसका पूरा सेंट्रल आइडिया ही यही था कि ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए सोचना। सो इट वाज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो ये अशोक के बारे में एक कंक्लूजन है। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, एस्टिमेट लिख सकते हैं अशोक का। अशोक के बाद कुछ और मौर्यन एम्परर्स आए थे, हम एक बार वो देख लेते हैं। अशोक की डेथ 232 बीसी में हुई थी, और उसके बाद जो उसका पूरा मौर्यन एम्पायर था, हमने देखा था कि वो पूरा मौर्यन एम्पायर है, बस साउथ के कुछ किंगडम्स नहीं थे, वरना पूरा इंडिया मौर्यन एम्पायर के अंडर में आ गया था। तो वो पूरा मौर्यन एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। जो वेस्टर्न पार्ट था वो कुणाल रूल करता था, जो अशोक का बेटा था, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो दशरथ रूल करता था, जो अशोक का पोता था। अब 3rd सेंचुरी बीसी के मिडिल में बैक्ट्रियन इन्वेजन होता है, जिसमें जो वेस्टर्न पार्ट था वो कोलैप्स हो जाता है। वेस्टर्न पार्ट कुणाल के पास था, जो अशोक का बेटा था। तो वो पूरा मौर्यन एम्पायर बैक्ट्रियन इन्वेजन की वजह से कोलैप्स हो जाता है और बैक्ट्रिया का पार्ट हो जाता है। ईस्टर्न पार्ट इंटैक्ट रहता है संप्रति के अंडर में, जो दशरथ का बेटा था। जो लास्ट मॉडर्न किंग था उसका नाम था बृहद्रथ, और उससे पुष्यमित्र शुंगा ने असैसिनेट करके शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया था। तो एक बार फिर से देखते हैं, 232 बीसी में अशोक की डेथ होती है, और उसकी डेथ के बाद पूरा मौर्यन एम्पायर वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो वेस्टर्न पार्ट था वो कुणाल रूल करता था, जो अशोक का बेटा था। जो ईस्टर्न पार्ट था वो दशरथ रूल करता था, और वो अशोक का ग्रैंडसन था। बैक्ट्रियन इन्वेजन हुआ था 3rd सेंचुरी के मिडिल में, और उसमें जो वेस्टर्न पार्ट था एम्पायर का वो कोलैप्स हो जाता है, जहां पे कुणाल रूल करता था। ईस्टर्न पार्ट इंटैक्ट रहता है दशरथ के बेटे के अंडर में, जो इसका नाम था संप्रति। और लास्ट मॉडर्न किंग था बृहद्रथ, जिसका पुष्यमित्र शुंगा असैसिनेशन कर देता है और अपनी शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर देता है। तो यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई। अब मौर्यन एम्पायर का बाकी का पार्ट, जिसमें मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर होगा, और फिर हम कॉजेज देखेंगे उनके डिक्लाइन की। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।